तो अब जो है हम वैल्वुलर हार्ट डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में। माइट्रल स्टेनोसिस का यूजुअल कॉज होता है रूमेटिक हार्ट डिसीज। रूमेटिक हार्ट डिसीज में फाइब्रोसिस होता है। अब फाइब्रोसिस वैल्व के दो पार्ट्स का हो सकता है। एक तो वैल्वुलर रिंग वाले पार्ट का फाइब्रोसिस हो सकता है। अगर वैल्वुलर रिंग वाले पार्ट का फाइब्रोसिस होता है तो फिर माइट्रल स्टेनोसिस होगा। या फिर आपके रूमेटिक हार्ट डिसीज में आपके जो लीफलेट्स होते हैं वैल्व के, उनका भी फाइब्रोसिस होता है। अगर इनका फाइब्रोसिस होता है तो लीफलेट्स अगर पहले इतनी साइज का था ना, तो बाद में फाइब्रोसिस के बाद छोटी साइज का हो जाएगा। तो इसके कारण आपका जब लीफलेट्स का फाइब्रोसिस होता है तो माइट्रल रीगर्जिटेशन होता है। तो आप ये याद रखें कि रूमेटिक हार्ट डिसीज माइट्रल स्टेनोसिस भी कॉज करता है और ये माइट्रल रीगर्जिटेशन भी कॉज करता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसके पैथोजेनेसिस को समझो। पैथोजेनेसिस में क्या है ना, कि पहले आपका यहाँ पर माइट्रल वाल्व प्रेजेंट है। जब ये छोटा हो जाएगा तो लाइफ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो प्रेशर रहेगा वो एक्चुअल में बढ़ जाएगा। और एक चीज आप याद रखें कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब जब आपका प्रेशर बढ़ता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब जब आपका प्रेशर बढ़ता है, तब तब डिज्निया होने वाला है। क्या होने वाला है? डिज्निया। ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी। और ऐसा क्यों होता है अब आप समझेंगे। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर बढ़ा हुआ प्रेशर ट्रांसमिट होगा आपके पल्मोनरी वेन्स के अंदर। मतलब पल्मोनरी वेन्स के अंदर भी आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम। ये पल्मोनरी वेन्स के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो इट विल लीड टू पल्मोनरी कंजेशन। और फिर पल्मोनरी कंजेशन के कारण आपका क्या होगा? डिज्निया होगा। ठीक है जी। फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन के अंदर जो बढ़ा हुआ प्रेशर है ये ट्रांसमिट हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, यहां पर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके कारण हो जाएगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और ये जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ है ड्यू टू पल्मोनरी वेन प्रेशर के अंदर, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन दी पल्मोनरी वेन, इसको हम क्लासिफाई करते हैं डब्ल्यूएचओ क्लास 2 पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं डब्ल्यूएचओ क्लास 2 के हाइपरटेंशन के तौर पर। फिर हम बात करते हैं कि जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बढ़ा हुआ प्रेशर दिखेगा, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से पंप करने की कोशिश करेगा ताकि इस प्रेशर को ओवरकम किया जा सके पल्मोनरी आर्टरी के। जिसके कारण कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर हाइपरट्रॉफी होगी। अगर इस हाइपरट्रॉफी को हमने ट्रीट नहीं किया तो फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। जब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा तो अगेन राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। राइट एट्रियम के अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये सिस्टमिक वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब सिस्टमिक वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो सिस्टमिक कंजेशन होगा। एंड सिस्टमिक कंजेशन मतलब पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है अगर उनके अंदर ज्यादा ब्लड होगा तो इट विल लीड टू इडिमा, इट विल लीड टू स्वेलिंग। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो स्वेलिंग है ये बहुत आपको सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस में दिखेगा। तो जब भी आपको स्वेलिंग दिखती है ना, तो पेशेंट को हम जो है सिम्टोमेटिक ही कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? सिम्टोमेटिक ही कंसिडर करेंगे अगर आपको माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट में स्वेलिंग दिख रही है। कौन सा एक चेंबर है जो स्पेयर्ड रह गया, जिसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ ड्यूरिंग दिस माइट्रल स्टेनोसिस? वो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज स्पेयर्ड ड्यूरिंग माइट्रल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस दो लेवल्स पे होता है यहाँ पे। पहला जो स्टेनोसिस का लेवल था वो आपका माइट्रल वाल्व के लेवल पर था, और जो दूसरा स्टेनोसिस का लेवल होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पर होता है। ठीक है, तो ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक कॉम्प्लिकेशन जो आपको पता होना चाहिए, वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। नॉर्मली जब भी आपके मायोकार्डियल फाइबर्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच होते हैं ना, एक्स्ट्रा जब भी वो स्ट्रेच होंगे तो वो एक्टोपिक्स जनरेट करने की काबिलियत रखता है। जब भी आपके मायोकार्डियल फाइबर जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, यहां पर आपके लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ रहा है, ज्यादा ब्लड वहां पर पुल कर रहा है, इसीलिए लेफ्ट एट्रियम के फाइबर स्ट्रेच करेंगे और ये अब एक्टोपिक्स जनरेट करेंगे, जिसको हम अरिथमिया कह सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है माइट्रल स्टेनोसिस का जो आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? मैंने बताया था जब भी इंक्रीज एयर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा इट विल लीड टू डिज्निया। ठीक है, जो दूसरा आपको सिम्टम होता है वो होता है हिमोप्टाइसिस। और हिमोप्टाइसिस का मैकेनिज्म क्या होता है? क्योंकि रप्चर हो जाता है आपके ब्रोंकियल वेन्स में। देखो, इनिशियल पार्ट ऑफ डिसीज के दौरान, इनिशियल कोर्स ऑफ डिसीज के दौरान इन माइट्रल स्टेनोसिस आपके पल्मोनरी वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है। ओके, सिस्टमिक वेन्स के अंदर प्रेशर जो है बहुत बाद में बढ़ता है, और सिस्टमिक वेन्स का ही आप ब्रोंकियल वेन जो है ये सिस्टमिक वेन्स ही आपके एक्चुअल में। लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर जब भी प्रेशर बढ़ेगा ना, ये कभी रप्चर नहीं होगी, ये कभी भी रप्चर नहीं होगी। रीजन बड़ा सिंपल है, पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं दे आर नॉट प्रोन टू रप्चर, दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू रप्चर। तो वही जो आपकी सिस्टमिक वेन्स होती है जिसमें आपकी ब्रोंकियल वेन्स होती है, दे आर वेरी प्रोन टू रप्चर। इसीलिए लेटर पार्ट ऑफ डिसीज में आपको हिमोप्टाइसिस देखने को मिलता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्रोंकियल वेन्स। तीसरा, स्वेलिंग। जब आपका डिसीज काफी प्रोग्रेस हो चुका है तो ड्यू टू सिस्टमिक वेन कंजेशन आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? स्वेलिंग देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा ऑल ओवर दी बॉडी। ठीक है, अब मर्मर आपको कौन सा देखने को मिलता है? देखो, मर्मर को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि हमें मिड डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है विद प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन इन माइट्रल स्टेनोसिस। और यह जो प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन होता है
ये आता है ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने आपको काफी डिटेल में मर्मर के लेक्चर में बताया हुआ है। इसकी साइट क्या होती है? तो माइट्रल स्टेनोसिस के मर्मर को सुनने के लिए हम माइट्रल एरिया की तरफ जाएंगे। इसी माइट्रल एरिया को हम एपेक्स भी कहते हैं, जो कि लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड के फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पे। ठीक है, ठीक है। ये जो मर्मर है एक्सपिरेशन पे इंक्रीज करता है। नॉर्मली मैंने जब बताया था कि सारे मर्मर इंक्रीज करेंगे ऑन इंक्रीज ब्लड लोड, और जब ब्लड कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो वो डिक्रीज कर जाएंगे। एक्सेप्शंस दो ही थे, आपका एमबीपी एंड एचओसीएम। तो ये तो माइट्रल स्टेनोसिस है। जब भी आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में ब्लड इंक्रीज करेगा, तब तक इस मर्मर की आपका आवाज आवाज जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक्सपिरेशन में आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में ज्यादा ब्लड आता है, तो मर्मर जो है वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। इसका कोई रेडिएशन नहीं होता, ये मर्मर कहीं रेडिएट नहीं करता। फिर आपको एक जो चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे, कि मिड डायस्टोलिक मर्मर है जो यहां पर शुरू होता है और यहां तक एक्सटेंड करता है आपके S1 तक। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ओपनिंग स्नैप भी प्रेजेंट होता है माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर। ओपनिंग स्नैप क्या होता है? मैंने ये हार्ट साउंड्स के सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है कि जब भी माइट्रल स्टेनोसिस होता है, तब नॉर्मली आपके ओपनिंग ऑफ माइट्रल वाल्व से कोई आवाज आता है क्या? नहीं आता। हमेशा जब माइट्रल वाल्व क्लोज करती है तो S1 आता है, लेकिन ओपनिंग ऑफ माइट्रल वाल्व से कोई आवाज आता है क्या? नहीं आता। लेकिन माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द माइट्रल वाल्व ओपनिंग स्नैप वाला आवाज आता है। और जब आपका माइट्रल स्टेनोसिस काफी सीवियर हो जाएगा ना, तो ये ओपनिंग स्नैप जल्दी आएगा। जल्दी क्यों आएगा? क्योंकि जितना ज्यादा सीवियर आपका माइट्रल स्टेनोसिस होगा, उतना रैपिडली आपका माइट्रल वाल्व ओपन करेगा, और जितना रैपिडली ये माइट्रल वाल्व ओपन करेगा, उतने जल्दी ये ओपनिंग स्नैप जो है आपके S2 हार्ट साउंड की तरफ मूव करेगा, यहां पर मूव करेगा। ठीक है जी। तो जितनी ज्यादा सीवियरिटी होगी डिसीज की, उतना कम डिस्टेंस होगा S2 और ओपनिंग स्नैप के बीच में। तो इनवर्स रिलेशन है। इसलिए यहां पे बोला गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द S2 एंड OS इज इनवर्सली रिलेटेड टू द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज। जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा S2 और ओपनिंग स्नैप के बीच में, उतनी कम सीवियरिटी रहेगी, और जितनी कम डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच में, S2 और ओपनिंग स्नैप के बीच में, उतनी ज्यादा सीवियरिटी रहेगी। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो सीवियरिटी और ड्यूरेशन ऑफ मर्मर जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब जितनी ज्यादा सीवियरिटी होगी, उतना ज्यादा ड्यूरेशन रहेगा मर्मर का। जितना ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ मर्मर, उतनी ज्यादा सीवियरिटी। मर्मर की बातें होगी। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि माइट्रल स्टेनोसिस जो है पेशेंट को, ये सीवियर है या नहीं। अगर माइट्रल वाल्व का एरिया लेस देन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है जी। फिर हम देखेंगे NYHA सिम्टम्स के बारे में। अब देखो, अगर NYHA सिम्टम्स मोर देन इक्वल टू 2 है, मतलब मोर देन इक्वल टू 2 क्लास में गिरते हैं आपके NYHA सिम्टम्स पेशेंट के, तो उस पेशेंट को हम सिम्टोमेटिक पेशेंट कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर NYHA सिम्टम्स क्लास 1 के होते हैं, तो फिर उस पेशेंट को हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट कंसिडर करेंगे। सिम्टोमेटिक पेशेंट में हम सर्जरी कर देंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, सर्जरी जो है कर देंगे। कौन सी सर्जरी करते हैं बाद में देखते हैं। एसिम्टोमेटिक पेशेंट में हम कॉम्प्लिकेशन चेक करेंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन का कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो फिर सर्जरी करेंगे, अगर एब्सेंट है तो कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब कौन सी सर्जरी करनी पड़ती है? तो आपको जो है ये सर्जरी करनी है, परक्यूटेनियस माइट्रल वाल्व बलून वॉल्वोटॉमी। आप जो आपका ये स्टेनोज्ड माइट्रल वाल्व है, इसके अंदर बलून डालोगे और इसको इन्फ्लेट कर दोगे ऐसा बड़ा, ठीक है, ताकि स्टेनोसिस जो है वो रिलीफ हो जाए। तो इसलिए आप परक्यूटेनियस माइट्रल वाल्व बलून वॉल्वोटॉमी ये सर्जरी करते हो। लेकिन अगर माइट्रल वाल्व का कैल्सिफिकेशन हो चुका है, या फिर इट इज एसोसिएटेड विद माइट्रल रिगर्जिटेशन, तो फिर उस केस में आप माइट्रल वाल्व को रिप्लेस कर देते हो। क्या कर देते हो? माइट्रल वाल्व को रिप्लेस कर देते हो। तो इस सवाल को आप देखिए, सॉल्व करिए। एक 24 साल का लौंडा है, सॉरी एक 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, नोन केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस और स्वेलिंग है फीट में। मैंने बताया था कि कभी भी आपको स्वेलिंग ऑफ फीट आ जाए माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट में, तो इसको आप सिम्टोमेटिक पेशेंट ही कंसिडर करो, क्योंकि स्वेलिंग बहुत लेटर पार्ट ऑफ डिसीज में आ रहा था ना। तो इस पेशेंट को आपको NYHA सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी ना भी अगर देखो, तो इस पेशेंट को आपको सिम्टोमेटिक ही कंसिडर करना है। इको में बताया गया कि माइट्रल वाल्व का एरिया 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये सीवियर MS है, सिम्टोमेटिक के पेशेंट, और पेशेंट साइनस रिदम के अंदर है। तो बेस्ट मैनेजमेंट आपको पता है क्या होगा? सिम्टोमेटिक है और सीवियर है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, परक्यूटेनियस माइट्रल वाल्व बलून वॉल्वोटॉमी, ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन के बारे में। मैंने बताया था इसका भी यूजुअल कॉज रूमेटिक हार्ट डिसीज है। जब वाल्व के लिफलेट की फाइब्रोसिस हो जाता है, तब जाके माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाता है। इसके कोर्स ऑफ डिसीज को समझते हैं। इनिशियल कोर्स ऑफ डिसीज में 0 to 5 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो सिस्टोल में क्या हो रहा होगा? सिस्टोल में आपको पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये ब्लड को एओर्टा के अंदर पंप कर देता है। नॉर्मली यही होता है, हाँ जी यही होता है। लेकिन माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर क्या हो रहा है ना, जब सिस्टोल के अंदर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है
और ब्लड नॉर्मली सिर्फ एओर्टा के अंदर जाना चाहिए, लेकिन माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर ब्लड एओर्टा के साथ साथ आपके लेफ्ट एट्रियम में भी जा रहा है, क्योंकि माइट्रल वाल्व खुली है। इसीलिए जो ब्लड है एओर्टा के साथ साथ आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी जाता है। इससे दो चीजें होती है, इससे आपका पहले तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, मतलब जो सारा ब्लड एओर्टा के अंदर जाना चाहिए था वो डिवाइड हो गया, वो लेफ्ट एट्रियम में भी जा रहा है, और साथ में लेफ्ट एट्रिया का इनलार्जमेंट हो रहा है। तो माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर भी माइट्रल स्टेनोसिस की तरह ही पहला चेंबर जो इनलार्ज करता है वो लेफ्ट एट्रियम ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और लेफ्ट एट्रिया का इनलार्जमेंट हो जाता है। ये दो इनिशियल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग इनिशियल कोर्स ऑफ डिसीज इन 0 to 5 years। ठीक है, ठीक है जी। जब आपका कोर्स ऑफ डिसीज थोड़ा और प्रोग्रेस कर जाएगा तो ड्यूरिंग 5 to 15 years आपको क्या देखने को मिलेगा? 5 to 15 years के दौरान अगर आप देखोगे तो डायस्टोलिक फेज में, तो थोड़ा सा कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। ड्यूरिंग 5 to 15 years मैंने बताया कि डायस्टोलिक फेज में अगर आप देखोगे ड्यूरिंग लेटर कोर्स ऑफ डिसीज, ड्यूरिंग 5 to 15 years जब हो चुके आपके डिसीज को, उसमें क्या होगा ना, डायस्टोलिक फेज में आपका जो ब्लड बेसिकली पूल कर रहा था लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में डायस्टोल के अंदर भी ब्लड आता है, ओके, और फिर लेफ्ट एट्रियम में ये जो रिगर्जिटेटेड ब्लड था वो भी था, तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज कर चुका था ड्यू टू ज्यादा ब्लड। तो ये ज्यादा ब्लड बेसिकली डायस्टोल के फेज में एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जब ज्यादा ब्लड आपका बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज कर जाएगा उस ज्यादा ब्लड को अकोमोडेट करने के लिए। जब वो ज्यादा ब्लड को अकोमोडेट करने के लिए एनलार्ज कर जाएगा तो उसके सारे जो फाइबर्स होंगे वो स्ट्रेच होंगे, हाइपरट्रॉफी होगी बेसिकली आपके वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्यूम ओवरलोड के कारण इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी अवे फ्रॉम द सेंटर। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो रही थी जो कि टुवर्ड्स द सेंटर थी, ये इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसके कारण आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का बढ़ जाएगा, और इस बढ़े हुए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो आपने दो चीजें देखी, ड्यूरिंग इनिशियल कोर्स ऑफ डिसीज 0 to 5 years में आपका कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था, लेकिन लेटर कोर्स ऑफ डिसीज में 5 से 15 साल के दौरान आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ रहा था। साथ में जब 15 साल के बाद भी अगर आप इस हाइपरट्रॉफी को ट्रीट नहीं करते, अनट्रीटेड रह जाता है, तो ये क्या लीड करेगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, काम करना बंद कर देगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, जिससे लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर जो है वो फिर से बढ़ जाएगा। ओके, और आपको बताया था मैंने लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, डिज्निया। देखो दो चीजें होगी जब आपका हमेशा लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाएगा, एक तो माइट्रल स्टेनोसिस और एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इन दोनों केसेस में आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इन दोनों केसेस में आपका जो ये लेफ्ट एट्रियम है इसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। होता है, एक होता है फटीग, दूसरा होता है पाल्पिटेशन, तीसरा होता है डिज्निया। फटीग क्यों आएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट आपका इनिशियली कम हो गया था, इसलिए आपको फटीग देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपको पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। डिज्निया क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड एलए प्रेशर। और मैंने बताया था जब भी आपका एलए का प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर इंक्रीज प्रेशर ट्रांसमिट होता है पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, पल्मोनरी कंजेशन से पल्मोनरी कंजेशन से क्या होगा, डिज्निया होगा। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कि आपको मर्मर कौन सा दिखाई देता है, तो ये मर्मर अगर रिवाइज करें तो कौन सा, पैन सिस्टोलिक मर्मर है, होलो सिस्टोलिक मर्मर है, पूरे सिस्टोल में देखने को मिलेगा। इसकी भी साइट क्या होती है, माइट्रल एरिया या फिर एपेक्स भी इसे कहता है। क्या होता है माइट्रल एरिया एपेक्स, लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन रटा हुआ होना चाहिए। और ये जो मर्मर है इंक्रीज करता है एक्सपिरेशन पे, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड का मर्मर है, और लेफ्ट साइड के सारे मर्मर्स आपके एक्सपिरेशन पे बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सपिरेशन पे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जो है ज्यादा ब्लड जाता है, तो इसलिए मर्मर इंक्रीज करेगा एक्सपिरेशन पे। और मर्मर तब भी इंक्रीज करेगा जब आपका एओर्टा का प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब वो सारे मनूवर्स जिसमें एओर्टा का प्रेशर बढ़ जाता है उसमें भी मर्मर जो है इंक्रीज करता है। ये तीन मनूवर्स होते हैं। अगर आप सस्टेन्ड हैंड ग्रिप मेंटेन करते हो, फिनाइलेफ्रिन देते हो, या फिर बायलैटरल आर्म कंप्रेशन करते हो, इन तीनों मनूवर्स के अंदर एओर्टा का प्रेशर बढ़ता है और उस इंक्रीज एओर्टिक प्रेशर के कारण आपका मर्मर जो है वो बढ़ जाता है। अब आपको ये समझाते हैं कि इंक्रीज एओर्टा के प्रेशर के कारण मर्मर क्यों बढ़ता है। अगर आप देखोगे ये वाली डायग्राम आप देखो, सिस्टोल के दौरान अगर मान लीजिए एओर्टा का प्रेशर बढ़ गया तो बेसिकली ब्लड जो है यहां पर जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाई, यहाँ पे ब्लड जाएगा ही नहीं। ब्लड कहां पे जाएगा, ब्लड ज्यादा यहां पर जाएगा। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि जब एओर्टा के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा ना तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स लगा के बेसिकली एओर्टा के अंदर ब्लड को पंप करना पड़ेगा, जिससे मर्मर का जो आवाज है वो भी बढ़ जाएगा। तो मर्मर जो है ये इंक्रीज कर जाता है ऑन दी एक्सपिरेशन एंड ऑल दी मनूवर्स जिसमें एओर्टा का प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि ये तीन है, रटे हुए होने चाहिए। रेडिएशन, मर्मर रेडिएट करता है टुवर्ड्स एक्सिला एंड इंटरस्कैपुलर एरिया। फिर हम बात करते हैं आपके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन है या नहीं
उसको पहचानते आना चाहिए। तो उसके लिए दो क्राइटेरिया है, एक है सीवियर एमआर क्राइटेरिया और एक है इको क्राइटेरिया। सीवियर एमआर क्राइटेरिया क्या है कि एक तो आपका एपेक्स डिस्प्लेस होगा। एपेक्स मतलब क्या? एपेक्स बेसिकली हार्ट का एपेक्स होता है, एनाटॉमिकल पार्ट है, जो कि नॉर्मली कहां पर लोकेटेड होता है? लेफ्ट साइड के फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, इन दी मिड क्लेविकुलर लाइन, नॉर्मली यहां पर प्लेस होता है। अगर वो डिस्प्लेस हो गया तो सीवियर एमआर है। अगर आपका S2 जो है इसमें वाइड स्प्लिट है, सेकंड हार्ट साउंड में वाइड अगर स्प्लिट है तो फिर वो सीवियर एमआर है। क्यों आता है वाइड स्प्लिट इन सेकंड हार्ट साउंड इन एमआर? ये मैंने समझाया हुआ है आपको हार्ट साउंड के लेक्चर में, ड्यू टू अर्ली E2। अगर S3 प्रेजेंट है, S3 हर उस डिसीज में प्रेजेंट होता है जिसमें हाई कार्डियक आउटपुट होता है। और अगर मिड डायस्टोलिक मर्मर है, ये याद रखे कि मिड डायस्टोलिक मर्मर सिर्फ माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर नहीं मिलता, ये माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर तो मिलता ही, माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर तो मिलता है, पर साथ में सीवियर एमआर का अगर केस होगा तो सीवियर एमआर में भी आपको मिड डायस्टोलिक मर्मर जो है मिलता है। और दूसरा इको क्राइटेरिया क्या है सीवियर एमआर के लिए? इको क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर रिगर्जिटेशन ब्लड वॉल्यूम मोर देन 60 ml पर बीट है तो फिर वो सीवियर एमआर हो जाता है। अब सीवियर एमआर आपने देख लिया कि सीवियर एमआर है पेशेंट को, फिर आप एनवाईएचए सिम्टम्स देखोगे। अगर एनवाईएचए सिम्टम्स मोर देन इक्वल टू क्लास 2 है तो उसको हम सिम्टोमेटिक पेशेंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उसको हम सिम्टोमेटिक पेशेंट कंसिडर करेंगे। और अगर एनवाईएचए क्लास 1 सिम्टम है तो फिर हम उसको एसिम्टोमेटिक पेशेंट कंसिडर करेंगे। ये गलत है, यहाँ पर ए होना नहीं चाहिए। कर देते इसको सही। ठीक है, ठीक है। अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो फिर सर्जरी करेंगे। अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के लिए देखेंगे। कौन सा कॉम्प्लिकेशन? एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए देखेंगे एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के लिए देखेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को कैसे डायग्नोस करेंगे? अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 60% होता है तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो चुका है। इन दोनों में से कोई भी अगर एक कॉम्प्लिकेशन भी प्रेजेंट है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। आप कौन सी सर्जरी करते हो? आप बेसिकली करते हो ये वाली सर्जरी, जो कि है माइट्रल वेल का रिपेयर। प्रेफर्ड सर्जरी यही होती है, माइट्रल वेल का रिपेयर। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको माइट्रल वेल का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये आप सवाल सॉल्व करें। एक 28 साल की फीमेल है जिसको क्रॉनिक एमआर है, क्रॉनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो शी इज एसिम्टोमेटिक, वो एसिम्टोमेटिक है। एंड इको में उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 50% है। मतलब इको क्राइटेरिया में, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन है, मतलब बेसिकली उसको कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है और पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उसमें सर्जरी करनी पड़ेगी। एक कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है, कौन सा? माइट्रल वेल रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये माइट्रल वेल रिपेयर। ठीक है जी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं माइट्रल वेल प्रोलैप्स के बारे में। इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है ड्यू टू डिफेक्ट या फिर डिफेक्ट इन द टाइप 3 कोलेजन इन द पोस्टीरियर लीफलेट ऑफ द माइट्रल वेल। माइट्रल वेल के दो लीफलेट्स होते हैं ना, एक एंटीरियर लीफलेट, एक पोस्टीरियर लीफलेट। तो एंटीरियर लीफलेट तो नॉर्मल होता है, लेकिन पोस्टीरियर लीफलेट जो है उसके टाइप 3 कोलेजन में अगर डिफेक्ट हो जाए तो माइट्रल वेल प्रोलैप्स होता है। कैसे? जब टाइप 3 कोलेजन के अंदर डिफेक्ट हो जाता है ना तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इस इंक्रीज सरफेस एरिया के अंदर क्या के कारण क्या होता है? आपका जो पोस्टीरियर लिफलेट है ये कहां पर प्रोलैप्स करता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जैसे ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का कंपार्टमेंट है और ये लेफ्ट एट्रियम का कंपार्टमेंट। तो माइट्रल वाल्व का जो पोस्टीरियर लिफलेट होगा ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रोलैप्स करेगा। क्या करेगा? प्रोलैप्स करेगा। और ये तभी प्रोलैप्स करेगा जब कैविटी साइज लेफ्ट वेंट्रिकल की छोटी होगी। ठीक है, प्रोलैप्स प्रोलैप्स जो होता है ये इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग कैविटी साइज जब छोटी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की तभी प्रोलैप्स होता है। और कैविटी साइज आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की कम कब होती है? ड्यूरिंग मिड टू लेट सिस्टोल। जब आपके वेंट्रिकल के अंदर काफी कम ब्लड होता है ड्यूरिंग मिड टू लेट सिस्टोल, तब आपकी कैविटी साइज छोटी होती है और जो आपका पोस्टेरियर लिफलेट होता है माइट्रल वेल का, ये प्रोलैप्स कर जाता है इनटू लेफ्ट एट्रियम। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, और माइट्रल वेल प्रोलैप्स के काफी सारे कॉजेस है, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम, एलर डैनलॉस सिंड्रोम। एलर डैनलॉस सिंड्रोम को हम रबर मैन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, इलास्टिक स्किन होती है काफी। ठीक है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज तो ये आपका लैटरल व्यू देख रहे हैं, ये एंटीरियर वाल्व है, ये पोस्टीरियर वाल्व है। पोस्टीरियर वाल्व आप देख सकते हो प्रोलैप्स कर रहा है इन लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग मिड टू लेट सिस्टोल, जब आपका लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? आपके जो कॉर्डेट टेंडिन है उनका भी स्ट्रेच होता है। ड्यू टू दिस स्ट्रेच ऑफ कॉर्डेट टेंडिन है आपको नॉन इजेक्शन क्लिक, ये हार्ट साउंड सुनाई देगा, और ये कीवर्ड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। फिर अगर आपके पैपिलरी मसल्स ये भी स्ट्रेच होंगे जब आपका पोस्टीरियर लिफलेट ऊपर जाएगा, तो इनके स्ट्रेच के कारण चेस्ट पेन आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है। जब पैपिलरी मसल आपके स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर फाइबर्स है वो भी स्ट्रेच करेंगे। मैंने बताया था जब भी आपके मायोकार्डियल फाइबर स्ट्रेच करते हैं तो वो एक्टोपिक्स जनरेट करता है, तो वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स जनरेट हो सकता है। पाल्पिटेशंस ये सिम्टम आ सकता है ड्यू टू
दी स्ट्रेचिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर फाइबर्स। सीवियर कंडीशन में, जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा आपका माइट्रल वेल प्रोलैप्स, तो उस सीवियर कंडीशन में आपका ये जो पोस्टीरियर लीफलेट है, ये पहले नॉर्मल इनिशियल कोर्स ऑफ डिसीज में प्रोलैप्स तो कर रहा था लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन ये कांटेक्ट में था एंटीरियर लिफलेट के। बहुत सीवियर कंडीशंस में क्या होगा ना, ये कांटेक्ट छोड़ देगा आपके एंटीरियर लिफलेट के साथ, तो ये भी हो सकता है आपके सीवियर कंडीशंस में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप जो है मरमर की अगर बात करते हो तो कौन सा मरमर होता है मैं भूल गया, मरमर वाले सेक्शन में मैंने बताया था। मोस्ट प्रोबेबली लेट सिस्टोलिक मरमर होता है माइट्रल वेल प्रोलैप्स के अंदर। ओके, और मरमर कैसे होता है, इट विल इंक्रीज ऑन रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने बताया था सारे आपके जो डिसीजेस है, सारे जो वैल्वुलर हार्ट डिसीज है, उनके अंदर अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है तो मरमर भी इंक्रीज करता है। माइट्रल वेल प्रोलैप्स और एचओसीएम एक्सेप्शन है। इनमें अगर ब्लड फ्लो बढ़ता है ना तो मरमर डिक्रीज हो जाता है, और ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है तो मरमर इंक्रीज हो जाता है, इनमें उल्टा चलता है। तो वो सारी चीजें जिसमें आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस कर जाता है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल, जैसे कि स्टैंडिंग, इंस्पिरेशन, वल्सल्वा मनोवर, उस सब में मरमर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये अच्छे से डिटेल में मैंने माइट्रल मरमर वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करते हैं तो इको में अगर आपको जो प्रोलैप्स का हाइट है वो मोर देन 2 मिलीमीटर है अबव दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अगर ये जो हाइट है ये 2 मिलीमीटर से ज्यादा का है इको में, तो फिर आप बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करोगे। इसमें इको में आपको देखना है प्रोलैप्स की जो हाइट है वो मोर देन 2 मिलीमीटर अगर है अबव दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो फिर आपको ट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ सकता है, या फिर आप डायग्नोसिस कर लोगे कि ये एमवीपी का केस है, ये प्रोलैप्स होता है, ये इसकी हाइट अगर मोर देन 2 मिलीमीटर है, तो फिर डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, एमवीपी हो जाएगा। ट्रीटमेंट पहले तो रीअश्योर ही करो, क्योंकि ये जो डिसीज है ये बेनाइंग होता है मोस्टली। ड्रग ऑफ चॉइस पाल्पिटेशंस के लिए, क्योंकि वेंट्रिकुलर फाइबर्स जब आपके स्ट्रेच होते हैं तो उसके कारण आपको पाल्पिटेशंस आ सकते हैं, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका बीटा ब्लॉकर है। अगर साथ में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के साथ में अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन प्रेजेंट है, तो फिर आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करोगे जैसे आप आरएचटी इंड्यूस्ड एमआर को ट्रीट करते थे। ठीक ठीक है, और ये माइट्रल रिगर्जिटेशन सारे पेशेंट के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। तो अभी के लिए इतना ही। अगले एक वीडियो के अंदर हम एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन को कंप्लीट